Hello friends and welcome to the Hindu analysis for 16th of November 2023। तो शुरू करते हैं आज की एनालिसिस। सबसे पहले फ्रंट पेज से देख लेते हैं क्या इंपॉर्टेंट खबर है। तो आज की सबसे इम्पोर्टेंट जो आज की फ्रंट पेज की खबर है वो है इंडिया स्टॉर्म्स इनटू द फाइनल। तो बता दें कि मेंस आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 में इंडिया ने जो है फाइनल में जो है प्रवेश कर लिया है और चौथी बार जो है इंडिया फाइनल में पहुंची है वर्ल्ड कप के। ठीक। न्यूजीलैंड को 70 रन से हराने के बाद आगे देखते हैं। मोदी लॉन्चेज मिशन फॉर द मोस्ट बैकवर्ड ऑफ द शेड्यूल्ड ट्राइब्स। तो यहाँ पे जो पीएम है उन्होंने लॉन्च किया है 24,000 करोड़ रुपीस पीएम पीवीटीजीजी डेवलपमेंट मिशन एंड अ विकसित भारत संकल्प यात्रा फोकस्ड ऑन गवर्नमेंट स्कीम सेचुरेशन टू द लास्ट माइल इन द ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट। तो ट्राइबल्स के लिए बेसिकली 24,000 करोड़ रुपए का जो है मिशन जो है वो लॉन्च किया है। ठीक। आगे देखते हैं। इंडिया सी 6.2% राइज इन द गुड्स एक्सपोर्ट्स इन अक्टूबर। तो गुड्स के एक्सपोर्ट्स जो है वो उनमें राइज देखने को मिला है। 6.2% से जो है वो ग्रो करे हैं और दिस इज ओनली द सेकंड सच अपटेक दिस ईयर। और दूसरी बार ऐसा हुआ है कि ये जो राइज देखने को मिला है। और जो इम्पोर्ट्स हैं उनमें भी हालांकि ग्रोथ देखने को मिली। इम्पोर्ट जो है वो जंप हुए हैं 12.3% से टू अ रिकॉर्ड हाई ऑफ 65.03 बिलियन डॉलर। तो इम्पोर्ट्स ने भी हालाँकि जंप किया है और एक्सपोर्ट्स ने भी जो है जंप किया है। ठीक है ना? आगे देखते हैं। एडिटोरियल पे आते हैं। फर्स्ट एडिटोरियल है फूड फ्लक्स। अमिड द कूलर हेडलाइन इन्फ्लेशन फूड प्राइस प्रेशर पोजेस अ रिस्क। तो कल हमने होलसेल प्राइस इंडेक्स का बताया था कि वो किस तरीके से जो है डिफ्लेशनरी जोन में ही थी। लेकिन जो सीपीआई है कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन जिसको हम बोलते हैं, ठीक है ना? सी कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन जो है वो अभी भी वो भी थोड़ी-सी कम हुई है, ठीक है ना? जो कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन है वो भी कम हुई है, 4 मंथ लो पे रही है 4.87% पे। जो होलसेल प्राइस था वो हमने कल ही बताया था डिक्लाइन कर रहा है ईयर ऑन ईयर और 7वें सक्सेसिव मंथ पे वो डिक्लाइन किए थे। हालाँकि कम था डिक्लाइन 0.5% के आस-पास ही था, ठीक है? लेकिन था। तो इससे ये ज़रूर है जो देखने को मिल रहा है दोनों में ही, चाहे वो डब्ल्यूपीआई की बात हो, चाहे वो कंज़्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन की बात हो, दोनों में ही कुछ ना कुछ जो डिक्लाइन दिख रहा है तो उससे जो रिलीफ़ है उसको तो रिप्रेज़ेंट करता ही है। ये तीसरा सक्सेसिव मंथ में जो है वो थोड़ा रिडक्शन देखने को मिला। जुलाई का जो 15 मंथ हाई पेस था जब 7.4% पे जो है पहुँच गई थी, उससे धीरे-धीरे घटते हुए अब ये 4.87 पे आ गई है। रूरल कंज्यूमर्स की बात करें तो वहाँ पे अभी भी हाई इन्फ्लेशन है 5.1% है। और जो कोर इन्फ्लेशन है व्हिच एक्सक्लूड्स एनर्जी एंड फूड कॉस्ट इट हैज ईज्ड फर्दर एंड हाउसहोल्ड सर्विसेज इन्फ्लेशन ड्रॉप्ड बिलो 4% आफ्टर सेवरल मंथ्स अबव। कुछ महीने ऊपर रहने के बाद वो भी 4% पे जो आके रुकी है, ठीक है ना? फिर यहाँ पे जो ऑथर ने यहाँ पे थोड़ा कॉशियस रहने की भी बात की है। ऑथर ने बोला कि ये जो परसीव्ड रिट्रीट है इन्फ्लेशन का लास्ट मंथ 10 में ओनली बी फ्लीटिंग। ये फ्लीटिंग हो सकती है क्योंकि अभी खरीफ का भी आउटपुट जो है वो कम हो सकता है, राबी का भी जो है यही लगाया जा रहा है कि हमें। और फिर दूसरा बेस इफेक्ट का भी यहाँ पे इफेक्ट ऑथर ने बताया कि बेस इफेक्ट की वजह से आपको ये डिक्लाइन देखने को मिल रहा है क्योंकि बेस इफेक्ट पिछली बार ज़्यादा था, तो उस वजह से आपको ये डिक्लाइन दिख रहा है। तो अभी इसको ऐसे नहीं मानना चाहिए, मतलब बिल्कुल इसको छोड़ नहीं देना चाहिए, इस पे ध्यान रखना चाहिए। Households that seem to have adjusted to the continuous recent rise in living costs by pulling back on discretionary spends and downsizing essential consumption as per industrial output trends are likely to remain cautious rather than loosen their purse strings anytime soon। तो वही सलाह दी है कि कोशिश रहने की अभी ज़रूरत है, ऐसा नहीं है कि अपना खुले हाथ से फिर पैसा खर्च करें। अभी उनको टाइट रखने की ज़रूरत है थोड़ा-सा, ये सजेशन दिया है। लाइफ ओवर डेथ। तो एबॉलिशन ऑफ डेथ पेनल्टी शुड फॉर्म द कोर ऑफ एनी रिफॉर्म इन जस्टिस सिस्टम। जो पार्लियामेंट्री कमिटी जिसने एग्जामिन किया था भारतीय न्याय संहिता को, तो उसने जो एक तरह से प्रपोज जो उन्होंने सजेशन दिए हैं वो डिसअपॉइंटिंग बताते हुए उसने बोला है कि उन्होंने दे हैव नॉट मेड अ रिकमेंडेशन टू अबॉलिश द डेथ पेनल्टी। डेथ पेनल्टी को अबॉलिश करने के लिए रिकमेंडेशन नहीं दिया। इंस्टीड जो स्टैंडिंग कमेटी होम अफेयर्स की, उसने क्या किया, उसने सबमिशन दिया है कि ये जो मैटर है इट मे बी लेफ्ट फॉर द गवर्नमेंट टू कंसीडर करने के लिए गवर्नमेंट पे छोड़ दिया कि वो जो मैटर डिसाइड करे। और यहाँ पे साथ-साथ उन्होंने ये बताया कि जिन मेंबर्स ने जो डिसेंट दिया था इसमें, ठीक है ना, रिपोर्ट में, उन्होंने हाइलाइट किया था कि जो कैपिटल पनिशमेंट है, एक तो वो कोई डेटरेंट की तरह काम नहीं करता है,
ठीक है ना? उससे अगर आप डाटा देखेंगे तो उससे देख पाएँगे कि कोई डेटरेंट की तरह काम नहीं करता है कि लोग डरे उससे या उसके चलते जो क्राइम्स नहीं होते हैं। फिर दूसरा इम्प्रिजनमेंट जो होता है फॉर द रिमाइंडर ऑफ द कन्विक्ट्स नेचुरल लाइफ, ये एक ज़्यादा रिगरस पनिशमेंट है एज़ कम्पेयर टू कैपिटल पनिशमेंट, ये भी उनका एक व्यू है। और उसमें एक चांस रहता है, स्कोप रहता है रिफॉर्म्स के लिए, अगर आप उसको रिमाइंडर ऑफ द नेचुरल लाइफ जो है उसको आप उसको कन्विक्ट उसको मतलब पनिश इम्प्रिजनमेंट देते हैं तो, ठीक है ना? और ज़्यादातर जो डेथ रो के उसपे होते हैं, लाइन में होते हैं, मतलब जिनको डेथ सेंटेंस अवार्ड किया जाता है, वो ज़्यादातर अंडरप्लेड बैकग्राउंड से ही लोग आते हैं। तो एक चौथा ये भी उन्होंने जो है आर्गुमेंट दिया है, जिसको मतलब वो कहते थे कि कैपिटल पनिशमेंट जो है वो अबॉलिश होना चाहिए था। जो भारतीय न्याय संहिता है, इट हैज़ डिफाइंड लाइफ इम्प्रिजनमेंट as a term for the remainder of one's natural life and this should be the default alternative to death sentences। इसको जो है डिफ़ॉल्ट अल्टरनेटिव बनाने के लिए जो सजेशन दिया है कि ये होना चाहिए कि जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट है उसका मतलब रिमाइंडर ऑफ जो भी उसकी नेचुरल लाइफ है उसके जो रिमाइंडर टर्म है वो जो है वो इम्प्रिजनमेंट में गुज़ारे। ठीक है ना? तो यहाँ पे ऑथर ने प्रीमैच्योर रिलीज़ के रिगार्डिंग बोला है कि प्रीमैच्योर रिगार्डिंग जो रिलीज़ होता है उसके लिए कुछ कंडीशंस होनी चाहिए या उनको देखना चाहिए। रेमिशन शुड बी अ ह्यूमैनिटेरियन एक्ट एंड नेवर बी अ सोर्स ऑफ पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी। जो रेमिशन दिया जाता है पनिशमेंट में वो हमेशा एक ह्यूमैनिटेरियन एक्ट की तरह यूज़ होना चाहिए, उसको किया जाना चाहिए और कभी उसको पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी का सोर्स नहीं होना चाहिए, मतलब रेमिशन ऐसा नहीं होना चाहिए। ये सजेस्ट किया ऑथर ने। फिर फाइनली ऑथर ने ये भी सजेस्ट किया रिमूविंग कैपिटल पनिशमेंट फ्रॉम द स्टैट्यूट बुक एंड इंट्रोड्यूसिंग अ रेशनल एंड यूनिवर्सल रेमिशन पॉलिसी विल बी अ सब्सटैंटिव रिफॉर्म इन द जस्टिस सिस्टम। ये एक सब्सटैंटिव रिफॉर्म हो सकता है कि आप एक रेशनल और यूनिवर्सल रेमिशन पॉलिसी जो है लाएँ इन प्लेस ऑफ कैपिटल पनिशमेंट। ठीक है? आगे देखते हैं आज का जो लीड आर्टिकल है दैट इज एज गाजा वार रेज वेटिंग फॉर द अदर शू टू ड्रॉप। तो यहाँ पे बेसिकली ये बोला है उसने कि अभी ये हाफ ही एक तरह से चीज हुई है, अभी हाफ पार्ट अभी देखना बाकी है कि अभी आगे क्या होता है। तो यहाँ पे उसने थोड़े से एग्जांपल दिए हैं जो पीछे जो इवेंट्स हुए थे जैसे कि योम किपुर वार 1973 का ऑथर ने यहाँ पे बताया है। फिर इजराइल ने इन्वेड किया था लेबनान को 1982 में। उसके बाद 30 3 डे की इनकन्क्लूसिव वार चली थी इज़राइल और हिजबुल्लाह के बीच में 2006 में, ठीक है ना? फिर इज़राइल को जो है फ़ोर्स किया गया था गाज़ा को छोड़ने के लिए 2005 में और ये बेसिकली किस लिए होता है जो पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस उसके चलते हुआ था और जो 48 साल से जो ऑक्यूपेशन कर रखा था पैलेस्टीन टेरिटरीज़ का गाज़ा में, उसके चलते बेसिकली देखने को मिला था। उसके बाद भी हालाँकि कई सारे कैंपेन जो है वो मिलिट्री कैंपेन इज़राइल ने लॉन्च किए हैं गाज़ा के अगेंस्ट जैसे 2008 में फिर 2012 में, फिर 2014 में और 2021 में, ठीक है ना? अलग-अलग दिनों के अलग-अलग टाइम पे रहे हैं, ठीक है? फिर उसने यहाँ पे बोला है कि लेकिन पिछले वाले जो इंस्टेंसेस है, जहाँ पे इज़राइल जो है नॉन स्टेट एक्टर्स के साथ लड़ रहा था गाज़ा में, लेकिन ये जो इस बार टाइम है थोड़ा-सा अलग है, क्योंकि यहाँ पे उसको कंटेम्पलेट करना पड़ा है रियल पॉसिबिलिटी ऑफ ए कॉम्बिनेशन ऑफ हमास, पीआईजे, हिज़बुल्लाह एंड द हाउथीज़ विद ईरान अलाइड शिया ग्रुप्स, हैरेसिंग द अमेरिकन मिलिट्री प्रेजेंस इन इराक एंड सीरिया इन टैंडम। इस बार वो नॉन स्टेट एक्टर्स के साथ नहीं लड़ रहा है, वहाँ पे स्टेट ने भी अपने-अपने रोल्स लिए हैं, तो सिचुएशन यहाँ पे थोड़ी-सी अलग है, ठीक है ना? रीइन्फोर्समेंट ऑफ रीजनल टेनेट्स। तो यहाँ पे जो बहुत सारे नए फैक्टर्स आ गए हैं इज़राइल-हमास कॉन्फ्लिक्ट्स में, उन्होंने एक तरह से जो पुराने और लॉन्ग फॉरगॉटन जो रीजनल फैक्टर्स थे वहाँ पे टेनेट्स थे, उनको फिर से रिइन्फोर्स कर दिया है, फिर से जगा दिया है। उनमें क्या-क्या है, पहला तो उन्होंने आपको बताया है कि जो ड्रामेटिकली रीएस्टेब्लिश द सेंट्रलिटी ऑफ द पैलेस्टीन कॉज़। पैलेस्टीन कॉज़ को फिर से सेंट्रलिटी मिल गई है, जिसको हालाँकि यूएस स्पॉन्सर्ड जो पीस मेकिंग है वो 35 ईयर्स से उसको दबाने की कोशिश कर रहा था, वो पैलेस्टाइन को उसका जो सेंट्रलिटी वाला क्वेश्चन था, वो फिर से आ गया है। दूसरा उसने यहाँ पे बताया कि जो कॉन्फ्लिक्ट है, उसने डेमोंस्ट्रेट किया है कि डिस्पाइट ऑल टॉक ऑफ वेस्ट एशियाज़ ग्रोइंग मल्टीपोलैरिटी, यूएस रिमेन्स द अल्टीमेट आर्बिटर ऑफ रीजन सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी। अभी भी यूएस जो है, वही अल्टीमेट आर्बिटर जो है, वो रह गया है रीजन में सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी के लिए। और तीसरा जो उसने बताया कि थैंक्स टू इट्स हाइड्रोकार्बन असेट्स, ट्रेड चोक पॉइंट्स एंड द एक्जिस्टेंस ऑफ पोटेंट नॉन स्टेट टेरर एक्टर्स, वेस्ट एशिया जियो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस रिमेन्स अनडिमिनिश्ड। अभी भी जो जियो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है वेस्ट एशिया का, वो अभी भी अनडिमिनिश्ड है, उसका अभी भी कोई तोड़ नहीं है, क्योंकि हमारे पास उनके पास हाइड्रोकार्बन एसेट्स हैं, ट्रेड जो पॉइंट्स हैं और जो और बहुत सारे ऐसे स्टेट नॉन स्टेट टेरर एक्टर्स भी हैं वहाँ पे, ठीक है ना? तो आगे देखते हैं। ओके।
यहाँ पे। इंडिया के लिए क्या है, इंडिया के लिए ऑथर ने फाइन अल्टीमेटली यही कहा है कि ऑल इन ऑल इंडिया के लिए ये है कि न्यू दिल्ली शुड कीप इट्स ईयर क्लोज टू द ग्राउंड एंड वेट फॉर द सेकंड शो ऑफ द गाज़ा कॉन्फ्लिक्ट टू ड्रॉप होपफुली विदाउट एनी फर्दर सीजन कन्वर्जेंस। कि इंडिया को वेट करना चाहिए, अपने आँख-कान जो है वो खुले रखने चाहिए और उसको जो है वेट करना चाहिए। इंडिया नीड्स टू बी ऑन इट्स टोज़ वाचिंग द इज़राइल-हमास कॉन्फ्लिक्ट व्हिच कुड डू कंसिडरेबल हार्म गिवन आवर ह्यूज एक्सपोज़र टू वेस्ट एशिया। क्योंकि हमारा एक्सपोज़र वेस्ट एशिया का काफ़ी ज़्यादा है, तो इसलिए हमें अपना जो है ध्यान रखना पड़ेगा, अपना कॉशियस रहना पड़ेगा और हमें अपने आप को हमसे बचाना पड़ेगा। क्योंकि अगर ये कंटिन्यूअस रही तो ज़ाहिर-सी बात है ऑयल प्राइसेज़ हाई हो जाएँगे जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी के लिए वो अच्छा नहीं रहेगा, है ना? दूसरा जो ग्लोबल ग्रोथ है वो इम्पैक्ट होगी, तो हमारे एक्सपोर्ट्स और इन्वेस्टमेंट जो है, जो इन्फ्लोज़ हैं वो भी सफ़र करेंगे, ठीक है ना? तीसरा अगर जियोपॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रहेगी तो जो सिक्योरिटी है हमारे 9 मिलियन जो स्ट्रॉन्ग हमारा डायस्पोरा वेस्ट एशिया में रहता है, उसकी सिक्योरिटी के लिए एक तरह से थ्रेट रहेगी और कई बार क्वेश्चन्स ये भी उठेंगे जो अभी इंडिया ने प्रपोज़ किया था ना इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जो कि अभी काफ़ी फैनफेयर में भी रहा था, तो उस पे भी क्वेश्चन्स आएँगे कि क्या वो हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो ये 3-4 चीज़ें हैं जिनको हमें जो है ध्यान रखना है और साथ में एक और वो होता है, ये प्रोटेक्टेड कॉन्फ्लिक्ट में आल्सो फैन इंटरनेशनल टेररिज्म को भी बढ़ावा एक तरह से देखने को इसमें मिलेगा। तो इन सब के चलते जो कंसर्न रहने की ज़रूरत है, इंडिया को अपने ध्यान देने की ज़रूरत है। द नोबेल इन इकोनॉमिक्स हैज़ अ नीड टू कोर्स करेक्ट। तो यहाँ पे जो ये क्लॉडिया गोल्डिन जी को नोबेल प्राइज़ मिला था, तो उसमें उन्होंने बोला है कि बिल्कुल उनको ये वेल डिज़र्व्ड नोबल तो था, उन्होंने जो रिसर्च की थी जेंडर डायनामिक्स और लेबर मार्केट में। लेकिन ऑथर ने ये क्वेश्चन किया व्हाई डिड इट टेक ओवर हाल्फ अ सेंचुरी फॉर द नोबेल कमिटी टू रिकॉग्नाइज इकोनॉमिक रिसर्च एड्रेसिंग जेंडर इनइक्वालिटीज इन द इकोनॉमी। 1 साल 50 साल क्यों लग गए ये रिकॉग्नाइज करने में कि जो जेंडर इनइक्वालिटीज हैं रिसर्च में बेसिकली इकोनॉमिक्स की जो रिसर्च होती है उसमें जेंडर इनइक्वालिटीज हैं जो कि नहीं देखी जाती, ठीक है ना? और इसका एक सिंपलिस्टिक रिस्पॉन्स क्या दिया है, ऑथर ने बोला कि हम अक्सर ये ब्लेम किया जाता है इकोनॉमिक्स जो है वो मेल डोमिनेटेड डिसिप्लिन है। ये एक सिंपलिस्टिक एक रिस्पॉन्स है इसका। जो क्रिटिक है फेमिनिस्ट इकोनॉमिस्ट के मतलब जो फेमिनिस्ट इकोनॉमिस्ट के क्रिटिक्स हैं इज़ नॉट टू स्ट्रिप इकोनॉमिक्स अवे फ्रॉम इट्स ऑब्जेक्टिविटी बट टू पुश फॉर एन इकोनॉमिक थ्योरी फ्री ऑफ इट्स एंड्रोसेंट्रिक बायसेस। तो उनको ज़रूरत ये होनी चाहिए कि उनको इकोनॉमिक थ्योरी को जो है एंडोसेंट्रिक जो बायस है उससे अलग रह के उसको एक तरह से उसको देखना चाहिए। यहाँ पे ऑथर ने ये सजेस्ट किया है और अ, फिर ऑथर ने बोला कि जूली नेल्सन जो है और अदर फेमिनिस्ट जो इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने डॉक्यूमेंट किया था हाउ सोशल मीनिंग्स एसोसिएटेड विद जेंडर इन्फ्लुएंस द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी। किसी भी इकोनॉमिक थ्योरी में बिल्डिंग में जो जो सोशल मीनिंग्स है, जो जेंडर इन्फ्लुएंस के साथ एसोसिएटेड है, वो किस तरीके से रोल प्ले करते हैं, क्या उनका रोल रहता है। ठीक है ना? वो सारा उन्होंने एक तरह से डॉक्यूमेंट किया था और जो बायसनेस है उसका इफ़ेक्ट तो रहता ही रहता है। बायसेज इन्हेरेंट इन इकोनॉमिक थ्योरी कैन अफेक्ट इवन द मोस्ट सोफिस्टिकेटेड स्टडी मेथड। और कितना ही अच्छा एम्पिरिकल और स्टैटिस्टिकल मेथड आप यूज़ कर लीजिए, लेकिन अगर जो इकोनॉमिक थ्योरी में इन्हेरेंट है बायसनेस उस वो अफेक्ट करेगी ही करेगी उसको। इवन व्हेन मोस्ट क्रेडिबल मेथोडोलॉजीज आर एम्प्लॉयड, इट इज़ इकोनॉमिक थ्योरी दैट प्रोवाइड द फ्रेमवर्क फॉर इंटरप्रेटिंग एम्पिरिकल फाइंडिंग। क्योंकि रीज़न उसका क्या है कि चाहे आप कितनी भी अच्छा क्रेडिबल मेथोडोलॉजी यूज़ कर लीजिए, लेकिन जो इकोनॉमिक थ्योरी है, वो मेनली फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है एम्पिरिकल फाइंडिंग्स को इंटरप्रेट करने के लिए। तो उसमें अगर बायसनेस है तो ऑब्वियस सी बात है आपके डाटा में भी बायसनेस साफ दिखाई देगी। रीथिंक द डिसिप्लिन। तो ज़रूरत क्या है? डिसिप्लिन को दोबारा से सोचने की ज़रूरत है। जो मैस्कुलिनिटी है ऑफ इकोनॉमिक्स एज़ अ डिसिप्लिन इज़ फर्दर स्ट्रेंथेन्ड बाय द इम्पोर्टेंस गिवन टू द कॉज़ल मेथड्स ऑफ इन्फ्लुएंस ओवर अदर मेथड्स ऑफ एम्पिरिकल एनालिसिस। और जो मेन जो बेसिकली डिसिप्लिन में जो मैस्कुलिनिटी इकोनॉमिक्स में कैसे स्ट्रेंथन हो रही है उसका ये है क्योंकि ज़्यादातर जो इम्पोर्टेंस दिया जाता है वो कॉज़ल मेथड्स को दिया जाता है इन्फ्लुएंस के, ना कि एम्पिरिकल एनालिसिस के अदर मेथड्स के। तो उनको देना ज़रूरी है, उनका एक मिक्स ले आने की ज़रूरत है, उनको आप कुछ ना कुछ उनके साथ ब्लेंड कीजिए, उनको मिक्स यूज़ कीजिए डिसिप्लिन्स को, अदर डिसिप्लिन्स की जो फाइंडिंग्स है उनको आप इनकॉर्पोरेट कीजिए, ये सजेस्ट किया ऑथर ने। What is ahead of for economists and economics is to contextualize economic theory to make it truly reflective of reality। तो ज़रूरत ये है कि जो इकोनॉमिक थ्योरी कॉन्टेक्चुअलाइज़ कर रहे हो उसमें आपको उसको ट्रूली रिफ्लेक्टिव बनाना है ताकि वो रियलिटी को ट्रूली रिफ्लेक्ट कर पाए। इकोनॉमिक्स नीड टू पेव द पाथ फॉर अकोमोडेशन बी इट अमंग इकोनॉमिस्ट्स, देयर मेथड एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली इकोनॉमिक थ्योरी। तो ज़्यादा अकोमोडेटिव बनाने की ज़रूरत है। ठीक है? आगे देखते हैं। डाटा पॉइंट में आज कल मध्य प्रदेश लिया था। आज जो है राजस्थान लिया गया है।
तो हालाँकि शॉर्ट में देखें तो रिकॉर्डेड पुअर परफॉर्मिंग इकोनॉमिक इंडिकेटर्स में पुअर परफॉर्मेंस है, लेकिन सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस देखने को मिलती है सोशल मेजर्स में। तो यहाँ पे इकोनॉमिक, सोशल, एनवायरमेंटल इंडिकेटर्स पे कंपैरिज़न किया है ये बिटवीन 2015-16 एंड 2019-21। तो वहाँ भी यही पीरियड था। तो राजस्थान में 16.8% वेस्टेड चिल्ड्रन देखने को मिलते हैं। वेस्टेड मतलब लो वेट फॉर हाइट 2019-21 में, और इसकी जो रैंक थी वो 13th थी आउट ऑफ 30 स्टेट्स। तो ये इसमें जो 3 बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट्स थी उस साल वो थी पंजाब 10.6%, हरियाणा 11.5%, उत्तराखंड 13.2%। राजस्थान की रैंकिंग जो इम्प्रूव्ड हुई थी बाय 11 पॉइंट्स 2019-21 में अगर देखें तो फ्रॉम 2015-16। तो उस साल ये 24वें नंबर पे था और अब जो है वो 13वें नंबर पे आ गया है। तो 11 रैंकिंग की इम्प्रूवमेंट दिखाई है, अच्छी इम्प्रूवमेंट है। अक्रॉस सम सोशल इंडिकेटर्स देयर हैज़ बीन नोटेबल इम्प्रूवमेंट इन द रैंकिंग इन द पास्ट ईयर। पिछले कुछ सालों में नोटेबल इम्प्रूवमेंट हुई, जैसे कि शेयर ऑफ हाउसहोल्ड्स विद एनी मेंबर कवर्ड अंडर हेल्थ इंश्योरेंस या फाइनेंसिंग स्कीम अगर देखें वो इम्प्रूव हुई है फ्रॉम 18.7% 2015-16 में जो थी वो 87.8% पहुंच गई 2019-2021। तो काफी अच्छा इंप्रूवमेंट है। और इसमें जो देखें तो फर्स्ट रैंक आ गई है फ्रॉम 18th रैंक इन द पीरियड। पहले 18th रैंक पे थी, अब वो फर्स्ट रैंक पे है। राजस्थान का जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की अगर आप बात करें तो वो भी इम्प्रूवमेंट हुई है। 24th पे थी और वो 17 पे आ गया आउट ऑफ 30 स्टेट्स, ठीक है ना? और जो रैंकिंग है शेयर ऑफ स्टंटेड चिल्ड्रन में वो भी इम्प्रूव किया इसने। पहले 25 पे थी, अब वो 16th नंबर पे है इस पीरियड के दौरान। तो हर चीज़ में इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रही है। लेकिन अभी भी कुछ मेजर्स में वो पीछे चल रही है, लैग्स बिहाइंड कर रही है। जैसे कि शेयर ऑफ द फीमेल पॉपुलेशन एज 6 इयर्स एंड अबव हूएवर अटेंडेड स्कूल। तो स्कूल अटेंडेंस में जो फीमेल है उनका परसेंटेज अभी भी कम है, ओनली 63.5% है। और इसकी रैंक भी देखिए आप 28 है 30 स्टेट्स में। तो ओवर 25% वुमेन एज 20 एंड 24 ईयर्स वर मैरिड बिफोर 18 ईयर्स ऑफ एज। तो अर्ली मैरिज जो है, चाइल्ड मैरिज जो है वो भी अभी प्रेवलेंट है, और रैंक वो भी देखेंगे तो 24th आउट ऑफ 40 स्टेट्स। एक कंपैरिजन अगर आप करेंगे डाटा से 2005-2006 के में, तो वो दिखाएगा कि स्टेट की रैंकिंग जो वुमेन एम्पावरमेंट में वो इंडिकेटर्स पे हार्डली एनी इंप्रूवमेंट जो है देखने को मिलता है। तो सोशल इंडिकेटर्स में कुछ अच्छा इंप्रूवमेंट, लेकिन वुमेन की बात जब वुमेन एम्पावरमेंट के इंडिकेटर्स है 2005 से कंपैरिजन में ज़्यादा इंप्रूवमेंट नहीं दिखता है। एजुकेटिंग गर्ल चाइल्ड स्टेट की जो रैंकिंग है वो बॉटम 2 में आती है इन ऑल 3 पीरियड में, चाहे 2015-16, 2019 की या 2005 से, तीनों में ही बॉटम 2 में जो है दिखाई देती है गर्ल चिल्ड्रन के एजुकेशन में। तो स्टेट की रैंकिंग ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में देखें तो ये इम्प्रूव हुई है 7 स्पोर्ट से। पहले 27वें नंबर पे थी और अब 20वें नंबर पे है 1990 और 2021 में अगर हम कंपेयर करते हैं तो। इकोनॉमिक परफॉर्मेंस में देखें तो मिडलिंग लेवल की है। रैंकिंग इम्प्रूव्ड स्लाइटली हुई है 2 स्पोर्ट से, पहले 20वें पे थी अब 18वें पे है। 1993-94 में 20वें पे थी, अब 2021-22 में वो 18वें पे आई है। 40% ऑफ द पॉपुलेशन जो स्टेट में है वो बिलॉन्ग करती है लोएस्ट 2 वेल्थ क्विंटाइल्स में, ठीक है ना? तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात करें तो इट एम्प्लॉयड अराउंड ओनली 10% ऑफ द स्टेट्स वर्कफोर्स एंड द सेक्टर्स शेयर इन टोटल ग्रॉस वैल्यू एडेड वाज ओनली अबाउट 7.5%। तो यहाँ पे इकोनॉमिक वाले उसमें भी ज़्यादा कुछ खास इसमें इम्प्रूवमेंट हमें दिखती नहीं है, और जो रैंक है वो बॉटम हाफ में ही आती है टेबल में। एजुकेशनल इंडिकेटर्स में देखें तो स्टेट ने जो है मिक्स्ड प्रोग्रेस दिखाई है। जो एवरेज एनुअल ड्रॉप आउट रेट है सेकेंडरी लेवल पे क्लास 9 टू 10th वाली, और जो ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो हायर सेकेंडरी में क्लास 11-12 में, वो स्टेट रैंक्ड में जो है वो टॉप हाफ में आती है। लेकिन वहीं दूसरे जो 2 मेजर्स हैं जैसे कि एडजस्टेड नेट एनरोलमेंट रेशियो इन एलिमेंट्री एजुकेशन क्लास 1 टू 8th वाली मतलब, और ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो हायर एजुकेशन 18 टू 23 ईयर्स वाली, उसमें जो है बॉटम हाफ में आती है रैंकिंग्स में। मिक्स्ड प्रोग्रेस ही जो है एनवायरमेंटल रिलेटेड इंडिकेटर्स में मिली है। जनरेट किया है रिलेटिवली लोअर अमाउंट ऑफ प्लास्टिक वेट्स और फीचर्ड द टॉप हाफ ऑफ द स्टेट लिस्ट। लेकिन जो हजार्डस वेस्ट है उसके रिलेटिवली हायर अमाउंट जनरेट किया और बॉटम हाफ में उसमें वो रैंकिंग में है। तो एजुकेशन में मिक्स्ड है, जो एनवायरमेंटल है उसमें मिक्स्ड है, बाकी इकोनॉमिक्स में थोड़ा लो है, लेकिन सोशल इंडिकेटर्स में कुछ में अच्छा है, वुमेन एम्पावरमेंट में हालाँकि इतना ज़्यादा इफेक्टिव इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ है, ठीक है? तो दिस इज़ इट। द प्राइस ऑफ पर्सिस्टेंट फेटल फ्रिक्शंस। तो यहाँ पे बोला है कि पिछले सालों में रिसेंट ईयर्स में अगर देखें, जो फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी है between union government and the states they have increased। और जो इकोनॉमिक कॉस्ट है इन एब्रेजन्स की अराइजिंग आउट ऑफ द होमोजेनाइजेशन ऑफ सोशल सेक्टर पॉलिसीज, फंक्शनिंग ऑफ रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशंस एंड एक्सटेंडेड पावर्स ऑफ सेंट्रल एजेंसीज, ये लॉन्ग लास्टिंग है। तो यहाँ पे उसने बोला है कि कंटिन्यूइंग इकोनॉमिक रिफॉर्म जब से 1991 से आपको पता है एलपीजी रिफॉर्म्स हमारे हुए हैं, उसके बाद से देखें तो
रिफॉर्म से जो है इट हैज़ लेड टू द रिलैक्सेशन ऑफ मैनी कंट्रोल्स ऑन इन्वेस्टमेंट्स, गिविंग सम रूम टू स्टेट्स। लेकिन जो ऑटोनॉमी है रिगार्डिंग पब्लिक एक्सपेंडिचर पॉलिसीज इज़ नॉट एब्सोल्यूट एज स्टेट्स गवर्नमेंट्स डिपेंड ऑन द सेंटर फॉर द रेवेन्यू रिसीट्स। उनकी रेवेन्यू रिसीट्स अभी भी वो सेंटर पे डिपेंड है, तो जो ऑटोनॉमी है पब्लिक एक्सपेंडिचर की पॉलिसीज की, वो अभी भी स्टेट के पास एब्सोल्यूट नहीं है। हालाँकि कुछ चीज़ों में कंट्रोल जो इन्वेस्टमेंट वगैरह पे उसको रिलैक्सेशन ज़रूर मिला 1991 के बाद, लेकिन अभी भी जो एब्सोल्यूट ऑटोनॉमी नहीं है किसमें रिगार्डिंग पब्लिक एक्सपेंडिचर, क्योंकि जो रेवेन्यू रिसीट्स हैं उसके लिए सेंटर पे डिपेंड करती हैं स्टेट्स। जो स्प्रेड है सेंटर्स का स्पैन ऑफ एक्टिविटीज लीड्स टू अ सिचुएशन वेयर सेंटर स्टार्ट्स क्राउडिंग आउट द स्टेट्स इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। और अगर इन्वेस्टमेंट के टर्म में देखें, जो जो सेंटर की एक्टिविटीज अगर देखें, तो ये दिखता है कि सेंटर ने कहीं न कहीं स्टेट्स को क्राउड आउट कर दिया है इन्वेस्टमेंट के टर्म में। फिर एडिशनली ऑथर ने बोला है कि जो फेडरल एब्रेजन्स हैं, दीज़ लीड टू आइदर द सेंटर और द स्टेट्स डुप्लिकेटिंग द अदर्स पॉलिसी। कई बार ऐसा होता है कि एक दूसरे की पॉलिसी को डुप्लीकेट करते हुए नज़र आते हैं। जैसे एग्ज़ाम्पल यहाँ पे दिया है पेंशन का, यहाँ पे पेंशन रिफॉर्म्स की उसमें दिखाया होता है यहाँ पे कि अलग-अलग पैरेलल पॉलिसी जो है वो डेवलप कर ली है स्टेट्स ने और सेंटर ने भी, ठीक है ना? फिर उसके बाद उसने यहाँ पे सजेस्ट क्या किया, उसने बोला है कि ये जो स्टेट है और सेंटर एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है कई चीज़ों में, और ये जो इंटरडिपेंडेंस है इनेविटेबल है, आप इससे बच ही नहीं सकते। तो क्योंकि ऐसे डाइवर्स इतने बड़े और डेवलपिंग सोसाइटी में इनमें ज़ाहिर-सी बात है इंटरडिपेंडेंस होना ही होना है, और इसको प्रिज़र्व करने की ज़रूरत है इंटरडिपेंडेंस को। इसको देखना है कि किस तरीके से इस इंटरडिपेंडेंस को बचाए रख सकते हैं, किस तरह से अच्छे से यूटिलाइज़ किया जा सकता है। ये सजेस्ट किया पूरे उसमें। व्हाई आर आईएएस कोचिंग सेंटर्स बीइंग पावर्ड बाय द सीसीपीए? तो बेसिकली 4 जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनके ऊपर जो है फाइन लगाया है। चहल अकेडमी, इकरा आईएएस, राउस आईएएस स्टडी सर्कल और आईएएस बाबा पे फाइन लगाया है। बाकी कुछ जो है स्टडी चल रही है कि उन्होंने किया है, प्रॉब किया गया है, ठीक है ना? इंस्टीट्यूशन को अपॉर्च्युनिटी भी दी थी कि भाई सबमिशन दीजिए, जो इतने बड़े-बड़े क्लेम्स आप कर रहे हैं उनके अगेंस्ट आप क्या सबमिशन देते हैं। तो उसमें उन्होंने बताया कि उसमें समझ आया, ज 2 एग्ज़ाम्पल दिए, जैसे खान स्टडी ग्रुप क्लेम करता था कि जो 933 जो सिलेक्टेड कैंडिडेट थे उनमें से 682 जो है उसको बिलॉन्ग करते थे। लेकिन बाद में पता ये चला पड़ा, सबमिशन उन्होंने बताया कि उनमें से जो 682 ये बता रहे हैं उनमें से केवल 673 स्टूडेंट्स ने केवल मॉक इंटरव्यूज़ उनसे लिए थे। वहीं बाजीराव रेड्डी का भी एग्ज़ाम्पल दिया है, उन्होंने भी 617 सिलेक्शंस अपने बता रखे हैं, लेकिन यही है, ये 617 सारे के सारे वो हैं जिन्होंने सिर्फ़ इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम यूज़ किया था। तो बेसिकली यहाँ पे यही है कि अक्टूबर 23 को सीसीपीए जो सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी है, उसने बोला है कि ये प्रोब कर रही है 20 आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को फॉर मेकिंग मिसलीडिंग क्लेम्स इन देयर एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट में बड़े-बड़े क्लेम करते हैं, उसके लिए प्रोब कर रही है उनकी। और ये सजेस्ट ये दिखाया कि जो नाम और पिक्चर्स हैं टॉप रैंकर्स के, वो उनको यूज़ किया जाता है एड्स में, और ये इंडिकेट करने के लिए कि उन्होंने जो है उन इंस्टीट्यूट्स में एनरोल किया था। लेकिन वो ये नहीं बताते कि उनका नेचर ऑफ एनरोलमेंट क्या था? क्या सिर्फ़ टेस्ट सीरीज़ ली थी? क्या सिर्फ़ मॉक इंटरव्यू लिया था? क्या उन्होंने सिर्फ़ मटेरियल परचेज़ किया था? क्या उन्होंने पूरी कोचिंग ली थी? ये सब जो है उसमें नहीं बताते। तो यही बोला है कि आप उसको स्पेसिफ़ाई कीजिए, ठीक है ना? इन 4 को फ़ाइल किया है, ये हमने बता ही दिया। और आगे देखते हैं और कुछ है। हाँ, ये है एक ग्रीन हाउस गैसेज़ हिट रिकॉर्ड हाई इन 2022। तो ग्रीन हाउस गैस कंसंट्रेशन जो है एटमॉस्फेयर में वो नए हाई पे पहुँच गई है 2022 में, और जो ग्लोबल मीन टेम्परेचर है 2022 में वो 1.15 डिग्री सेल्सियस जो है अबव रहा है 1850-1900 के एवरेज से। तो ये आपको ध्यान रखना है कि 1.15 डिग्री सेल्सियस जो है वो अबव रहा है। तो यहाँ पे जो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन चीफ है पेटेरी तलास, उन्होंने यही बोला है कि डिकेड्स से हम वार्निंग देते आ रहे हैं, या साइंटिफिक कम्युनिटी जो है वो इतनी सारी थाउज़ेंड्स ऑफ पेज की रिपोर्ट्स भी दे चुके हैं, डज़न्स ऑफ क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस हो चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी ऐसा ही लगता है कि हम अभी भी जो है वो रॉन्ग डायरेक्शन में ही हेड कर रहे हैं, उसी तरफ रॉन्ग डायरेक्शन की तरफ ही जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है ना? नेक्स्ट इज़ गोल्ड राइज़ ट्रेड डेफिसिट टू न्यू हाई। तो यहाँ पे जो आपको अभी बताया था फ्रंट पेज पे कि जो एक्सपोर्ट्स हैं वो ग्रो हुए हैं, लेकिन इम्पोर्ट्स में भी काफ़ी ज़्यादा जंप देखने को मिला। उसकी वजह से ज़ाहिर-सी बात है हमें ट्रेड डेफिसिट होगा, और ट्रेड डेफिसिट का मेन कारण क्या है? जो गोल्ड का हम इम्पोर्ट कर रहे हैं वो। इंडियाज़ मंथली गुड्स ट्रेड डेफिसिट जो है वाइडन हुआ है, ऑल टाइम हाई पे पहुँच गया $31.46 बिलियन, $31.46 बिलियन है, और जो प्रीवियस रिकॉर्ड था वो था $29.23 बिलियन का सितंबर 2022 में, उसको पीछे छोड़ते हुए जो है अब $31.46 बिलियन जो है ये आ गया है। जो इंक्रीज़ है इम्पोर्ट्स, बेसिकली ये इंक्रीज़ जो है जो कि गोल्ड के इम्पोर्ट्स में हुआ है, ऑयल से हुआ है और इलेक्ट्रॉनिक्स में है, उसने जो है इस डेफ़िसिट को बेसिकली बढ़ावा
दिया है। गोल्ड इम्पोर्ट जो है ऑलमोस्ट डबल हुआ है और जिसकी वजह से जो इंडिया का अक्टूबर का ट्रेड डेफिसिट है वो ऑल टाइम हाई पहुँचा है कितना 31.46 बिलियन डॉलर और जो और आगे पहुँचेगा जैसे-जैसे एक्सपोर्ट जो है वो रिकवर होंगे, ठीक है ना? फिर इंडिया का जो मर्केंडाइज़ एक्सपोर्ट्स है अप्रैल-अक्टूबर में स्टैंड आउट करता है अबाउट 245 बिलियन डॉलर और ये 7% बिलो है अर्लियर ईयर के फिगर से। जो वॉल्यूम से एक्सपोर्ट की वो राइज़ हुई है कुछ कमोडिटीज़ के लिए लेकिन लोअर प्राइसेज़ रहे हैं लास्ट ईयर के मुकाबले ओवरऑल शिपमेंट वैल्यूज़ के हिसाब से। एनालिस्ट का कहना है कि जो राइज़ है ट्रेड डेफिसिट में इट हैज़ बीन ड्रिवन प्राइमरी बाय फेस्टिव सीज़न इम्पोर्ट बेसिकली ड्रिवन क्यों है फेस्टिव सीज़न में जो इम्पोर्ट्स किए गए हैं उसकी वजह से हुआ है, जो कि जल्दी ही नॉर्मलाइज़ हो सकते हैं। तो ये एक्सपर्ट्स ने यहाँ पे ओपिनियन दिया है, ठीक है? बाकी आपको पता है इंडिया ने न्यूज़ीलैंड को कल हराया है सेमीफाइनल्स में और सीधा फाइनल में पहुँचा। चौथी बार इंडिया वर्ल्ड कप के मेंस के आईसीसी मेंस के क्रिकेट वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुँचा है, जिसमें से 1983 और 2011 में हमने वर्ल्ड कप भी जीता है। तो क्या ये तीसरा वर्ल्ड कप होगा देखते हैं, ठीक है? सो दिस इज़ इट रिगार्डिंग टुडे डिस्कशन होप आपको ये डिस्कशन अच्छा लगा होगा। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए आपको ये डिस्कशन कैसा लगा है और चैनल को शेयर भी कीजिए ताकि और लोगों तक ये एनालिसिस पहुँचे। तो थैंक यू।